अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस फतह 2 लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज इसको अक्वायर करने वाली हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले उन कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि फतह 2 को बाय कर सकती हैं। इनमें जो सबसे पहला नाम है वो सऊदी अरब का आ रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की एक हाई लेवल डेलीगेशन, मिलिट्री डेलीगेशन ने सऊदी अरब में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग को होल्ड किया था, जिसमें खास तौर पर डिफेंस से रिलेटेड मैटर्स को बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया था। और उसमें से सोर्सेज इस चीज को मेंशन कर रहे थे कि सऊदी अरब जो है वो फतह 2 को लेने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और ना सिर्फ वो इसको अक्वायर करना चाहते हैं बल्कि इसका प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कि TOT भी अक्वायर करना चाहते हैं ताकि वो इसे अपने ही मुल्क में डेवलप कर सकें। तो इससे रिलेटेड जो पाकिस्तान का डिसीजन है वो अभी पेंडिंग है कि पाकिस्तान एक्चुअली में सऊदी अरब को ये सिस्टम एक्सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, साथ में प्रॉपर TOT दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत ही सेंसिटिव और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। इसको ट्रांसफर करने से पहले हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को, बहुत सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। बाकी दूसरी कंट्री जो है वो बांग्लादेश है। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स कल से ये भी आ रही हैं कि बांग्लादेश जो है वो फतह 2 को अक्वायर कर सकता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है एक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम की, एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की। ऑल्दो उनके पास तुर्किश MLRS सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन वो उतनी रेंज प्रोवाइड नहीं करते जितनी की रिक्वायर्ड है उनको। तो यहाँ पर जो है वो फतह 2 उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमल ऑप्शन बनता है। तो बांग्लादेश भी इस सिस्टम को अक्वायर कर सकता है। यहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जो फतह 2 का वेरिएंट एक्सपोर्ट किया जाएगा वो एक डाउनग्रेडेड वेरिएंट होगा, मतलब कि वो प्रॉपर पूरी रेंज नहीं प्रोवाइड करेगा जिस रेंज के सिस्टम जो है वो पाकिस्तान आर्मी को दिए जाएंगे। फतह 2 जो है वो सिर्फ अपनी रेंज की वजह से नहीं जाना जाता, इसमें जो है एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल है। कई जगह पर इसकी जो एक्यूरेसी बताई जाती है वो 10 to 20 मीटर CEP की है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और आजकल के दौर में बहुत ज्यादा कम MLRS सिस्टम्स हैं जो कि ऐसी रेंज पर इतनी एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। फतह 2 को बनाने का अगर आप पाकिस्तान की तरफ से पर्सपेक्टिव देखें कि इस चीज की क्या जरूरत पेश आई, तो मेनली जो है इसमें इंडिया का S-400 सिस्टम आ जाता है, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर की है और एक काफी सीरियस थ्रेट पोस्ट करता था पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, मिलिट्री को, अगर इन केस कोई वॉर होती है या कन्फ्रंटेशन होती है। क्योंकि देखें एक पॉइंट है जिसके ऊपर सारी वॉर डिपेंड करती है आजकल के हालात में, एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस। अगर उस चीज को कोई कंट्री सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर देती है, वॉर 90% उस कंट्री के हक में जाती है, वो वॉर को विन कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो इंडिया की एयर डोमिनेंस को एलिमिनेट करना है। वो हमें कैसे करना है? इन लॉन्ग रेंज मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से, क्योंकि इनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। और स्पेशली अगर हम फतह 2 की बात करें तो इस पे एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम आता है और साथ में इसकी यूनिक फ्लाइट ट्रेजेक्टरी की वजह से, मतलब कि रॉकेट्स का पाथ इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि एयर डिफेंस उसको उसके ऊपर फायरिंग सोल्यूशन नहीं गेन कर पाता और अल्टीमेटली उसको इंटरसेप्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपका एयर डिफेंस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है या फिर उस एरिया को डिफेंड करने में नाकाम हो जाता है। इस सिस्टम की वजह से पाकिस्तान जो है वो वॉर टाइम्स में ना सिर्फ इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, बल्कि उनकी जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयर बेसेस होती हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट है, उनको भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, इंक्लूडिंग जितनी भी इंडियन आर्मी की बेसेस हैं जो कि वॉर टाइम में बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग पोजीशंस में होती हैं। मतलब जो ट्रूप्स एक्टिवली चार्ज कर रहे होते हैं, बैटलफील्ड में होते हैं, उनकी जो पीछे सप्लाई लाइंस होती हैं हम उनको कट ऑफ कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अल्टीमेटली जो बेसिस उनको पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, एयर बेसिस, आर्मी बेसिस, उनको भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें बोलने में आसान है, बैटलफील्ड में जब वो टाइम आता है तब यही चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन हमें इन चीजों को ओवरकम करना है और इनको किया जा सकता है। मींस कि हम अभी से इस सिस्टम को अगर लार्ज नंबर्स में, मतलब 10, 15, 20 नहीं, हंड्रेड्स के नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, इनको डिप्लॉय करते हैं, तो ही हम इसकी जो एक्चुअल कैपेबिलिटीज हैं उनसे फायदा उठा सकते हैं और उनको बैटलफील्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एंड पे यही कहूंगा कि वॉर किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, पीस को प्रिवेल होना चाहिए, लेकिन ये जो अमन कायम है ये इन वेपन सिस्टम्स की वजह से कायम है। वो दुश्मन जो अपनी औकात में है इस टाइम पर, वो इन वेपन्स की वजह से है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।